5 जुगाड़ू बहू का नदी के अंदर घर, रसोई और खेती। अरे मेरी जुगाड़ू बहुओं, आज तुम्हारे ससुर का हरी साग खाने का मन कर रहा है। तुम 5 ने नदी में जो खेती की है ना, जरा वहाँ से हरी साग और कुछ टमाटर लेती आओ। जी माँ जी, मैं और पूर्वी अभी नदी में जाकर अपने खेत से सब्जियां लेकर आते हैं। इतना कहकर सेजल और पूर्वी नदी के बीच एक पत्थर पर बने अपने घास और हरे बांस के घर से बाहर निकलती हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर और स्विमिंग सूट पहनकर नदी में छलांग लगाती हैं और नदी की तल में ढेर सारे टमाटर और साग उगे हुए होते हैं। दीदी, मैं सोच रही हूँ, हमने जो नदी में टमाटरों की खेती की है, इन टमाटरों को लेकर चलते हैं। मैं शाम को बढ़िया सी मीठी चटनी बनाऊंगी। हाँ, साग भी ले लेते हैं, टमाटर भी ले लेते हैं। हम रात में आलू की पूरी बना देंगे, सभी चटनी के साथ खाएंगे। इतना कहकर सेजल और पूर्वी अपनी नदी की खेती से ढेर सारे टमाटर और हरी साग तोड़ती हैं और नदी के बाहर अपने जुगाड़ू घर में चली जाती हैं। क्या सच में नदी के अंदर खेती, घर और रसोई बनाई जा सकती है? हमारी 5 जुगाड़ू बहुओं ने तो बनाया है। चलिए जानते हैं आखिर नदी के अंदर घर, रसोई और खेती हमारी 5 जुगाड़ू बहुओं ने कैसे की। बंजर सूखे खेत में चिलचिलाती धूप में राघव, गौरव, विकास और अमित हल चला रहे होते हैं। गौरव, थोड़ा जोर लगा, हल आगे नहीं बढ़ रहा है। भैया, मैं पूरी ताकत से ठेल रहा हूँ, पता नहीं क्यों हल आगे नहीं बढ़ रहा है। भैया, हमारा हल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, जमीन में अटक गया है। लगता है अब हमें हमारी करीबी से छुटकारा मिलेगा। जरूर हमारे खेत में कुछ होगा जिसमें हल फंसा है। चलिए देखते हैं। कहीं हमें खजाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फटे पुराने कपड़े पहने हुए 5 भाई अपनी पत्नियों के साथ झिलझिलाती धूप में अपने खेत की मिट्टी हटाने लगते हैं और वहाँ से जमा हुआ बुरबुरा पत्थर निकलता है। ये क्या? ये तो सिर्फ मिट्टी है। एक समय में ये खेत सोना उगलती थी और इस गर्मी और हमारी बदकिस्मती की वजह से आज इस खेत की मिट्टी अंदर ही अंदर जमकर ईंट बनती जा रही है। 5 भाई उदास होकर अपने खेत से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में वापस आ जाते हैं और घर में रामलाल और शारदा चारपाई पर बैठकर हाथ के पंखे से खुद को हवा कर रहे होते हैं। क्या हुआ बच्चे, तुम लोग पसीने से इतना तरबतर हो और इतना उदास क्यों हो? पापा जी, हमारे खेत में हल तक नहीं चल रहा है। बिना सिंचाई के हम खेती नहीं कर सकते। इस साल भी बारिश की कोई संभावना नहीं है और हमारे गांव में कोई नदी भी नहीं है, ना ही कोई नहर है। एक नदी है, वो गांव के बाहर है। वहां से पानी लाकर यहाँ तक सिंचाई करना भी संभव नहीं है। आप लोग उदास मत हो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारी भी खेती होगी, हमारी भी फसल उगेगी। अब तुम लोग हाथ मुंह धोकर बैठो, बहुत भूख लगी होगी। हाँ, हम अभी खाना बनाते हैं। 5 भाई और बच्चे घर के बाहर आंगन में हाथ मुंह धोने लगते हैं और सेजल घर के अंदर छोटे से चूल्हे को जलाकर इधर उधर रखे राशन के खाली डिब्बों को झांकने लगती है। क्या हुआ बहू, तुम राशन के डब्बे क्यों झांक रही हो? माँ जी, दीदी इसलिए डब्बे झांक रही हैं क्योंकि किसी डिब्बे में कोई अनाज ही नहीं बचा है, न ही कोई सब्जी बची है। खेती ही नहीं हुई है तो कहाँ से राशन आएगा? पैसा भी नहीं है और न ही दूसरे किसानों के खेत में कुछ उगा है। अरे आप लोग घबराते क्यों हैं? आटा है ना, रोटी बना देते हैं और थोड़ी प्याज है, उससे खा लेंगे। भाभी, हमारे गांव की प्याज बहुत तीखी है, इसमें रोटी नहीं खाई जाती, गले और आंखों में बहुत लगती है। हाँ मम्मी, मैं प्याज रोटी नहीं खाऊंगी, कुछ और बना दो ना। तो आप लोग रोटी नमक तेल खा लीजिए, अब और कुछ तो नहीं है हमारे पास। बहू जो है बनाकर परोस दो, हम सभी मिलकर बांट कर खा लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सूरज और पिंकी बाहर से खेलते हुए घर आते हैं। मम्मी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो ना। हाँ बच्चों, रुको अभी देती हूँ। इतना कहकर सेजल एक गिलास लेकर घड़े में डुबोती है, पर पूरा घड़ा खाली होता है। दीदी, पानी खत्म हो गया है, चलिए पानी लेकर आते हैं। बच्चे तुम लोग थोड़ी देर रुको, हम पानी लेकर आते हैं। इतना कहकर 5 जुगाड़ू बहू एक घड़ा लेकर गांव के कुएं के पास जाती हैं और वहां गांव की औरतें कुएं में झांक रही होती हैं, जहां कुएं में बहुत कम पानी बचा होता है। आप लोग कुएं में क्यों झांक रही हैं? पानी क्यों नहीं निकालते? कहाँ से निकाले पानी? जरा कुएं में देखो, कितना नीचे और कितना थोड़ा सा पानी बचा है। इकलौता कुआं हमारे गांव में बारिश न होने की वजह से सूख रहा है। न जाने इस साल हमारे गांव के लोगों की प्यास कैसे बुझेगी।
जब तक कुएं में पानी है तब तक प्यास बुझेगी, उसके बाद कोई ना कोई जुगाड़ जरूर होगा। परेशान होने से क्या ही फायदा। इतना कहकर बहुएं कुएं से थोड़ा पानी निकालकर घर की तरफ बढ़ती हैं। तभी गांव के कुछ लोग हाथ में पोटली लिए गांव के बाहर जा रहे होते हैं। सुदर्शन काका, आप अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे हैं? बहुओं में अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूँ। इस सूखे बंजर गांव में अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। शहर जाकर दोनों बाप बेटे मजदूरी करेंगे तो कम से कम परिवार को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो भूख और प्यास से मर जाएंगे, और ऊपर से हमने अपनी जमीन लीज पर ले रखी थी। फसल के बदले महाजन ने हमारी जमीन और घर छीन लिए हैं। इतना कहकर सुदर्शन चला जाता है। एक समय था जब इस गांव के लोग अपनी जमीन को अपनी मां समझते थे। अगर कोई आंख उठाकर देखे तो मरने मारने पर उतार आते थे, और आज अपनी जमीन छोड़कर लोग शहर जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गांव में खेती न होने की वजह से लीज ट्रेनर अपने पैसों के बदले लोगों की जमीन लेने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम 5 जुगाड़ू बहुएं जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही होती हैं। पूर्वी, धूप से बचने के लिए शाम को अपने सर पर गीला गमछा बांधकर निकलने का जुगाड़ तुम्हारा बहुत अच्छा था। हमने लकड़ियां भी तोड़ ली और तेज धूप से भी बच जाएंगे। क्या जुगाड़ लगाया तुमने? दीदी, हम सभी जुगाड़ू बहुएं हैं, थोड़ा बहुत तो जुगाड़ लगाएंगे ही। हम थोड़ी गर्मी के आगे घुटने टेक देंगे। हम तो घुटने नहीं टेकेंगे, पर लगता है उन शहरी लोगों की गाड़ी ने घुटने टेक दिए हैं। देखो कैसी धुआं छोड़ रही है। थोड़ी दूर पर एक शहरी परिवार अपने धुआं छोड़ रही गाड़ी के पास खड़ा होता है। 5 जुगाड़ू बहुएं उनके पास आती हैं। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? और आपकी गाड़ी से ये धुआं क्यों निकल रहा है? जी, हम लोग आपके गांव से गुजर रहे थे। तेज धूप की वजह से हमारी गाड़ी गर्म हो गई और गाड़ी का पानी भी खत्म हो गया है। गाड़ी की कूलिंग के लिए हमें पानी की जरूरत है। और अभी दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा। पानी होगा तब न दिखेगा। अगर पानी चाहिए तो हम आपको गांव के कुएं से ला कर दे सकते हैं। हाँ हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 5 बहुएं शहरी परिवार के साथ गांव के कुएं के पास आती हैं और कुएं का पानी और नीचे चला जाता है और काफी मटमैला होता है। हे भगवान, ये कुआं तो और भी ज्यादा सूखते जा रहा है। कोई बात नहीं, पहले इन्हें पानी देते हैं, वरना बेचारे अपने घर कैसे पहुँचेंगे। पर दीदी, कुएं की बाल्टी की रस्सी इतनी बड़ी नहीं है कि पानी तक पहुँचे। मेरे पास इसका एक जुगाड़ है। सामने पेड़ पर लताएं लटक रही है ना, उन्हें तोड़कर कुएं की रस्सी में बांध देते हैं, काम आ जाएगा। श्रुति एक पेड़ के पास जाती है और एक लंबी और मोटी लता तोड़कर लाती है और कुएं की बाल्टी में बांध देती है, और सेजल कुएं से पानी बाहर निकालती है जो अभी भी गंदा होता है। आपके गांव में इकलौता कुआं है और इसमें इतना गंदा पानी आता है। ये पानी हम गाड़ी में नहीं डाल सकते और ना ही कोई पी सकता है। आप लोग अपनी पानी की जरूरत कैसे पूरी करते हैं? हमारे गांव के बाहर एक नदी है, जरूरत पड़ने पर हम वहीं से पानी लेते हैं, और 2 साल से बारिश न होने की वजह से ये कुआं भी सूख गया है। हाय चैट जीपीटी, गंदे पानी को साफ कैसे करें बताओ। पानी 3 स्टेप में फिल्टर होता है। पहले उसे छाना जाता है, फिर कंकड़ पत्थर के साथ उसे और प्योर किया जाता है, जिससे पीने लायक पानी बनता है। बच्चों, ये तुम क्या पूछ रही हो और ये कौन बता रहा है तुम्हें? आंटी, ये चैट जीपीटी है, इसके पास सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और हमारे पास तो फिल्टर ही नहीं है ना, हम पानी फिल्टर कैसे करें? मैंने सुना तुम्हारे इस चैट जीपीटी ने क्या बताया। मेरे पास एक जुगाड़ है। श्रुति, मैं अपना आंचल बिछाती हूँ और तुम कुएं का पानी मेरे आंचल से इस बाल्टी में डालो, शायद पानी साफ हो जाए। सेजल खाली बाल्टी पर अपना आंचल बिछाती है और श्रुति कुएं का गंदा पानी सेजल के आंचल से छानकर बाल्टी में डालती है, जिससे मिट्टी अलग हो जाती है, पर पानी अभी भी गंदा ही रहता है। इसके बाद चैट जीपीटी ने कहा था कि अगर पानी गंदा रहे तो थोड़े कंकड़ पत्थरों के साथ इसे छाना जाता है, इससे ये प्योर हो जाता है। अच्छा, तो मैं अभी साफ कंकड़ पत्थर लेकर आती हूँ। इतना कहकर नीलम साफ कंकड़ पत्थर लाती है और सेजल के आंचल में रखकर एक बार फिर पानी छाना जाता है, जिससे पानी पूरी तरह साफ हो जाता है। अरे वाह, ये पानी तो सच में साफ हो गया। ये चैट जीपीटी तो बड़ा कमाल का है। जी थैंक यू, आपने हमारी मदद की, वरना थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता तो न जाने हम कहाँ जाते। इतना कहकर मनीष पानी अपनी गाड़ी में डालता है और थोड़ी देर में गाड़ी ठंडी हो जाती है और मनीष अपने परिवार के साथ वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन विश्वजीत अपने आदमियों के साथ रामलाल के घर आता है। रामलाल जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी आपने फसल नहीं भिजवाई। इस बार तो आपको डबल फसल भिजवानी चाहिए थी।
अरे विश्वजीत जी, इस बार भी हमारे खेत में घास तक नहीं उगी है। हम इस बार भी आपको अपने वादे के अनुसार अनाज नहीं दे सकते। ये तो तुम गांव वालों का हमेशा का हो गया है। जिसके पास भी जाता हूं वही कहता है खेती नहीं हुई है, अनाज कहां से दूं? मैंने तुम लोगों को पैसे दिए हैं। महाजन जी, आप हमारी बात समझिए। आपके सामने हमारे खेत सूखे बंजर पड़े हुए हैं, हम कहां से आपको अनाज दें? मैंने तुम लोगों को खेती करने के लिए पैसे दिए हैं। अगर मुझे मेरे पैसे के बदले अनाज नहीं दे सकते तो मेरे पैसे वापस करो, वरना अपने पैसे वसूलने के लिए मैं तुम्हारे खेत ले लूंगा। महाजन जी, ऐसा मत कीजिए। हम गरीब किसानों से जमीन छीनकर आपको क्या मिलेगा? मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए तुम किसानों को पैसे देता हूँ, तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए नहीं। कभी खेत में अनाज नहीं होता, कभी किसी की बेटी की शादी होती है। मैं क्यों सुनूं ये सब? मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा। या तो मुझे पैसे दो या अनाज दो, वरना मैं अपने पैसे वसूलना जानता हूँ। अगर कल तक साहब के पैसे न दे सके तो चुपचाप घर छोड़ के चले जाना। अगर हमें आकर निकालना पड़ा तो बहुत बुरा होगा। और एक बात, हमारे पास तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स हैं। यह मत सोचना कि तुम गांव वाले हमसे लड़कर हमें भगा दोगे। इतना कहकर विश्वजीत अपने आदमियों के साथ गुस्से में वहां से चला जाता है। रामलाल ना तो विश्वजीत को फसल दे पाता है, ना ही उससे लिए पैसे चुका पाता है। विश्वजीत कोर्ट में लीगल अपील करता है और अपील पास कर दी जाती है, जिससे रामलाल को अपना घर छोड़ना पड़ता है। अपने घर से पोटलियां बांधकर पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने खेत में चली आती हैं। मम्मी, हम लोग अपना घर छोड़कर खेत में क्यों चले आए हैं? यहाँ बहुत तेज धूप है। घर चलो। बच्चों, अब वो घर हमारा नहीं रहा। अब बस हमारे पास ये खेत ही है। यहीं किसी जुगाड़ से घर बनाकर रहेंगे। तभी विश्वजीत अपने आदमियों के साथ खेत में आता है। किसका खेत? ये खेत अब तुम्हारा नहीं है, ये खेत विश्वजीत का है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारा घर तो तुमने ले लिया, ये खेत तो हमने तुम्हें नहीं दिया है। अरे जब हमारी डील हुई थी तब जिन पेपर्स पर तुम्हारे ससुर ने साइन किया था उन पेपर्स में भी ये खेत शामिल है। कोर्ट ने ये खेत भी हमें दे दिया है। निकल जाओ यहाँ से। धोखेबाज, हमारी खेत और घर की जितनी कीमत है उतनी हमने तुमसे ली भी नहीं है। कोर्ट ने मेरी लीगल अपील पास की है। चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना सीधे थाने में जाओगे। इतना कहकर विश्वजीत हंसते हुए अपने आदमियों के साथ चला जाता है और पांचों बहुएं अपने परिवार के साथ खेत से निकलकर गांव के बाहर जाने लगती हैं। दादा, तुम तो कहती थी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, पर मुझे तो लगता है भगवान के घर में अंधेर ही अंधेर है। अब हमारे पास न खेत बचा और न घर। अब हमारे पास गांव छोड़कर शहर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। हमें भी दूसरों की तरह शहर ही जाना चाहिए। चलो नदी के पास चलते हैं, उसे पार करके शहर जाएंगे। तेज धूप में पांचों बहुएं अपने पूरे परिवार के साथ शहर की तरफ बढ़ती हैं। शाम होते होते सभी जंगल में नदी किनारे पहुंचते हैं और ठंडक पाकर पूरा परिवार नदी किनारे रात बिताता है। अगली सुबह आयुष और नव्या मधुमक्खियों से बचने के लिए यहाँ दौड़ रहे होते हैं। चैट जीपीटी, अगर जंगल में मधुमक्खियां दौड़ा लें तो क्या करें? अगर आपके पास में कोई नदी हो और तैरना आता हो तो आप उसमें कूद जाइए। मधुमक्खियां पानी में नहीं आती। ये सुनते ही आयुष और नव्या पास की नदी में कूद जाते हैं और मधुमक्खियां वापस चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद आयुष और नव्या नदी से बाहर आते हैं। अरे, तुम तो वही बच्चे हो ना जिनकी गाड़ी फंस गई थी? तुम लोग जंगल में क्या कर रहे हो? हम तो इस जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, तभी मधुमक्खियां हमारे पीछे भागने लगी। तुमने अभी अपने फोन से कुछ बोला और तुम नदी में कूद गई, ऐसा क्यों किया? आंटी, आपको याद है मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया था? उसने कहा कि मधुमक्खियां पानी में नहीं आती, इसलिए हम नदी में कूद गए। और पता है, नदी के अंदर हमने देखा कि कई सारे पेड़ उगे थे। क्या पानी के अंदर भी पेड़ उगते हैं? हाँ, कुछ पौधे होते हैं, काई वगैरह, वही देखी होगी। दादी, नदी के अंदर सिर्फ काई ही उगती है या फिर और भी फसल उगती है? बच्चों, तुम्हारी इस चैट जीपीटी के पास हमारी समस्या का भी समाधान होगा क्या? हाँ, बिल्कुल। आप जो भी पूछना चाहो इससे पूछिए, ये आपको सब बता देगा। हम किसान हैं, हमसे हमारी जमीन छीन ली गई है और हम नदी के किनारे फंसे हुए हैं। अब हम क्या करें? अपनी समस्या को एक नया रास्ता बनाइए। आप किसान हैं, जमीन छीन गई है और नदी किनारे हैं, तो नदी में खेती शुरू कीजिए। ये क्या कह रहा है? नदी में खेती? चैट जीपीटी मजाक नहीं करता। अगर ये बता रहा है तो नदी में खेती जरूर हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं है, ये पागल है। नदी में कोई फसल कैसे उगेगी? दादी, अगर चैट जीपीटी बता रहा है तो जरूर हो सकता है। एक मिनट, चैट जीपीटी, अच्छे से बताओ नदी के अंदर खेती कैसे की जाती है? हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के पानी में पोषक तत्व मिलाकर फसल उगाई जाती है। इस तकनीक से पानी के अंदर भी खेती संभव है।
पांचों जुगाड़ू बहुएं ध्यान से पूरी जानकारी सुनती हैं और आपस में बात करती हैं। माँ जी, मुझे लगता है नदी के अंदर खेती हो सकती है, हम नदी में खेती करेंगे। बहू, तुम पागल हो गई हो, नदी में तुम लोग खेती कैसे करोगी? शारदा, ये आधुनिक बातें हैं, अगर बच्चे बता रहे हैं तो जरूर कुछ सच होगा। अब हम शहर नहीं जाएंगे, वो सामने नदी में जो बड़ा सा पत्थर है, हम उस पर अपना जुगाड़ू घर बनाएंगे। सोचिए, नदी किनारे इतनी ठंडक है तो उसे पत्थर पर कितनी ठंडक होगी। सेजल और पूर्वी जंगल से कुछ बांस उखाड़ती हैं और 2 बड़े बांस में छोटे छोटे बांस बांधकर नदी के पत्थर तक एक पुल बनाती हैं और नीलम जंगल से ढेर सारे बांस और मोटी लताएं लाकर बांसों को बांधकर दीवार बनाने लगती है। आप लोग तो पसीने से भर गए हैं, हम भी आपकी मदद करते हैं। राघव और नीरज जंगल से बांस उखाड़ कर लाते हैं और गौरव और अमित बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर घर बनाने में मदद करते हैं। थोड़ी देर में हरी बांस, घास और कच्ची बेल से पांचों जुगाड़ू बहुएं नदी में अपना घर बना लेती हैं और बाहर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर छत और चिमनी बनाती हैं। वाह बहुओं, तुमने तो रात होने से पहले ही इतना अच्छा घर बना लिया। घर के अंदर काफी ठंडक है। बापूजी, हरी बांस में पानी होता है, इसीलिए घर ठंडा है और मजबूत भी है, और अगर नदी का पानी बढ़ता है तब भी हमारा घर डूबेगा नहीं। बहुओं, तुमने घर तो बहुत अच्छा बना लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि नदी में खेती होगी, और जब तक खेती नहीं होगी तब तक हम क्या खाएंगे? माँ जी, हम नदी के बीच में हैं, यहाँ मछलियाँ हैं, हम कुछ दिन मछली खा सकते हैं और आसपास जंगल है, वहाँ से फल भी खा सकते हैं, जब तक हमारी खेती में फसल भी आ जाएगी। दीदी, चलिए अब नदी के अंदर बीज बोते हैं, हमारे पास थोड़ी टमाटर और साग है, सबसे पहले इन्हें ही बोते हैं। इतना कहकर पांचों जुगाड़ू बहुएं अपनी पोटली खोलती हैं और टमाटर और साग लेकर नदी में छलांग लगाती हैं। नदी की तलहटी में पहुंचकर बहुएं बीज लगाना शुरू ही करती हैं, तभी सबकी सांस फूल जाती है और सभी ऊपर आ जाती हैं। हम पांचों एक साथ नदी में जाएंगे तो सबकी सांस एक साथ फूल जाएगी। हम बारी बारी जाएंगे, मैं पहले जाकर एक तरफ बीज बोकर आती हूँ, फिर दूसरी तरफ बो देंगे। इतना कहकर पांचों बहुएं पत्थर पर चढ़ जाती हैं और एक एक करके नदी में छलांग लगाकर नीचे जाकर बीज बोती हैं। वहीं दूसरी तरफ पांचों पति मछलियां पकड़ते हैं और रात में बहुएं नदी में बनाई अपनी रसोई में मछली पकाकर सभी के साथ खाती हैं और अपने ठंडे घर में मुलायम घास के बिस्तर पर सो जाती हैं। और फिर अगली सुबह, मैं रात में आपके पास के बने जुगाड़ू घर में मुलायम घास के बिस्तर पर क्या मस्त नींद आई माँ। मम्मी, मैंने तो बहुत प्यारा सपना देखा। मैंने देखा कि हमारा घर नदी के अंदर है और हम उसी में तैरते हुए मस्त खाना खा रहे हैं। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा। बड़ी मीठी नींद आई, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। बहू, कल तो हमने सिर्फ सूखी मछली खाई, पर ऐसे कब तक चलेगा? थोड़ा अनाज भी जरूरी है, सिर्फ मछली खाते रहना ठीक नहीं है। माँ जी, सही कह रही हैं आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, हम जंगल से कुछ फल लेकर आते हैं। इतना कहकर पांचों बहुएं अपने पति के साथ जंगल में आती हैं और थोड़ी दूर पर उन्हें नारियल, केले और आम के पेड़ दिखते हैं। नदी किनारे होने के कारण इस जंगल के पेड़ों पर फल उगे हुए हैं। हम कुछ फल तोड़ लेते हैं। आम और केले तो हम तोड़ लेंगे, पर पीने के लिए नारियल पानी भी चाहिए, उसे कैसे तोड़ेंगे? भैया, इसका जुगाड़ मेरे पास है। हम अपने पैरों में लंबी बेल बांध लेते हैं, जिससे पकड़ मजबूत होगी, या एक लंबी बांस पर नुकीला पत्थर बांधकर नारियल पर मारेंगे तो नारियल कटकर नीचे गिर जाएगा। पेड़ पर चढ़ने से अच्छा है कि हम लंबी बांस पर नुकीला पत्थर बांधकर नारियल तोड़ लें। नीचे गिरते ही नारियल टूट जाएगा और हमें नारियल का पानी निकालने में आसानी होगी। सेजल और पूर्वी पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और राघव और गौरव केले के पेड़ पर चढ़कर केले तोड़ते हैं और नीलम और विकास लंबे बांस पर नुकीला पत्थर बांधकर नारियल तोड़ते हैं, जिससे नारियल जमीन पर गिरने लगते हैं और खाने पीने का अच्छा जुगाड़ हो जाता है। हमने आज के खाने पीने का जुगाड़ तो कर लिया, पर हमें अभी भी पैसों की जरूरत है। हम ये फल और मछलियाँ गाँव में बेच सकते हैं। और देखिए, उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, अगर हम धुआं करके मधुमक्खियों को भगा दें तो शहद भी बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग ये फल और नारियल लेकर घर जाइए और हम मछली, शहद और फल बेचकर कुछ पैसे लेकर आते हैं। पांचों बहुएं नदी में बने अपने जुगाड़ घर पर लौट आती हैं। वहीं दूसरी तरफ पांचों भाई मछली, शहद और फल लेकर गांव के बीच में बैठ जाते हैं। हमने इन चीजों पर कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं, इसलिए हम इन चीजों को बहुत कम दाम में बेचेंगे ताकि गांव का हर गरीब किसान, मजदूर ये सब खरीद सके। वैसे भी हमें बस थोड़ा आटा दाल चाहिए ही। थोड़ी देर में गांव वाले भीड़ लगाकर मछली, शहद और फल खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेजल और श्रुति नदी में छलांग लगाती हैं, जहां मछलियां उनके बोए हुए बीज खा रही होती हैं। ये देखकर दोनों तुरंत ऊपर आ जाती हैं। क्या हुआ दीदी, आप लोग इतनी जल्दी बाहर आ गए?
हम तो अपनी खेती देखने गए थे, पर मछलियों ने तो सारे बीज खा लिए हैं। हमने ये सोचा ही नहीं कि नदी के अंदर मछलियाँ भी अनाज खाती हैं। हमें मछलियों को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा और बाद में भी फसल को छोटे जीवों से बचाना होगा। मछलियों को रोकने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। अगर हम मोटी बेलों से एक अच्छा सा जाल बना लें और उसे अपनी नदी की खेती के आसपास मजबूती से बांधे तो मछलियाँ अंदर नहीं आ पाएंगी। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया जुगाड़ है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बहुएं रोज नदी में छलांग लगाकर अपनी खेती देखती रहती हैं और जंगल और नदी से खाने पीने का जुगाड़ करके 1 महीना बिताती हैं। बहुओं 1 महीना हो गया है, तुम्हारी नदी की खेती को फसल हुई है या क्या? हाँ बापूजी, लाल लाल टमाटर और साग हो गए हैं, हम अभी लेकर आते हैं। इतना कहकर 5 जुगाड़ू बहुएं एक साथ नदी में छलांग लगाती हैं और जाल हटाकर अपने खेत के पास जाकर लाल टमाटर और साग तोड़ने लगती हैं। काफी देर हो गई, बहुएं नदी से बाहर नहीं आई। हाँ, लगभग 5 मिनट हो गए, लगता है हमें जाकर देखना होगा। पूरा परिवार नदी की तरफ देखता रहता है और थोड़ी देर बाद 5 जुगाड़ू बहुएं टमाटर और साग लेकर बाहर आती हैं और पत्थर पर चढ़ जाती हैं। ये देखिए आप लोग, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी नदी के अंदर की खेती में फसल हो गई है। अब हम सब्जियां भी खाएंगे और बेचेंगे भी। बहुओं, तुम लोग इतनी देर तक नदी के अंदर थीं, कैसे? बापूजी, पिछले 1 महीने से हम रोज नदी में जाकर खेती कर रहे हैं, इसलिए अब हम काफी समय तक अपनी सांस रोक लेते हैं। 5 जुगाड़ू बहुएं घर में जाकर कपड़े बदलती हैं और खाना बनाती हैं और पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। और फिर बहुएं अपने पतियों के साथ गांव में आकर सब्जियां बेचने बैठ जाती हैं। एक समय में गांव के बाजार में कितनी भीड़ होती थी, अब न कोई सब्जी बेचने वाला है और न ही ज्यादा खरीदार बचे हैं। अरे सेजल बहन, तुम लोग तो गाँव छोड़कर चली गई थी ना? नहीं बहन, हम गांव छोड़कर नहीं गए हैं, हम यही हैं। सीजल दीदी, आपके पास इतनी हरी और अच्छी सब्जियां कहाँ से आई हैं? हमारे गांव में तो टमाटर होते ही नहीं हैं। हमारे पास टमाटर और हरे साग हैं, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, हम बहुत कम दाम में बेच रहे हैं। गांव के बाकी लोग कहाँ हैं? दीदी, आपको ये जानकर दुख होगा, विश्वजीत ने जिन किसानों को पैसे दिए थे उनके पास जाकर पैसे और फसल मांगने लगा। और किसानों के पैसे और फसल ना देने पर उसने उनकी जमीन और उनके घर हथिया लिए होंगे, जिससे किसान पलायन करने लगे, यही ना? इस विश्वजीत ने तो आधा गांव ही खाली कर दिया। पूरा गांव विश्वजीत से परेशान होकर गांव के सरपंच और मुखिया के पास पहुंचता है। सरपंच और मुखिया गांव के बीच चौपाल में चिंतित बैठे होते हैं और गांव वाले चारों तरफ घबराए हुए खड़े रहते हैं। मैंने सरकार से कई बार अपील की है नदी से हमारे गांव तक एक नहर बनाने के लिए, पर हमारी अपील ही खारिज हो जाती है। अरे भाई, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमारे गांव के किसानों ने बिना कागजात पढ़े उन कागजातों पर साइन कर दिया है, जिनमें थोड़े पैसों के बदले जमीन और घर दांव पर लग गए हैं। हमारी किस्मत ही फूटी है। मुखिया जी, अब हम सब परेशान हैं। सिर्फ रामलाल काका की 5 जुगाड़ू बहुओं का परिवार ही खुश है। उन्हें कोई रास्ता मिल गया है जिससे वो हरी सब्जियां, मछलियां और फल बेच रही हैं। ये संभव नहीं है। हरी सब्जियां उगाने के लिए काफी उर्वरक मिट्टी चाहिए होती है, और वैसी मिट्टी हमारे गांव में रही ही नहीं है। मुखिया जी, आप खुद गांव के बीचों बीच चलकर देखिए, वो 5 बहुएं और उनके पति मछली, सब्जियां और शहद बेच रहे हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो उन 5 बहुओं के पास ही चलते हैं। जुगाड़ू बहुएं हैं, हो सकता है उनके पास हमारी समस्या कोई समाधान हो। हरिलाल, वीरभद्र और गांव के लोग 5 जुगाड़ू बहुओं के पास पहुंचते हैं, जहां बहुएं हरी सब्जियां और फल बेच रही होती हैं। नमस्ते सरपंच जी, मुखिया जी, आप लोग यहाँ? अरे बेटियों, ये हरी सब्जियां तुम लोग कहाँ से बेच रही हो? मुखिया जी, ये सब्जियां हमने नदी के अंदर खेती करके उगाई हैं। क्या, नदी के अंदर? कोई नदी के अंदर खेती कैसे कर सकता है? सरपंच जी, हमें पता है आप लोगों को हमारी बात पर यकीन नहीं होगा। आप एक बार हमारे साथ नदी किनारे चलिए, वहाँ खुद देख लीजिएगा। सरपंच, मुखिया और पूरा गांव 5 बहुओं के साथ नदी के किनारे पहुंचता है। सामने नदी के बीच बने जुगाड़ू घर, रसोई और नदी के अंदर फैली हरी भरी खेती देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बहुओं, ये सब तुमने कैसे कर लिया? नदी के बीच के पत्थर को तुमने घर और खेती के लिए इस्तेमाल कर लिया? सरपंच जी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको नदी में कूदकर मिलेगा। सरपंच, मुखिया और गांव वाले भी नदी में छलांग लगाते हैं और पानी के अंदर की हरी भरी खेती देखकर दंग रह जाते हैं। सभी बाहर निकल आते हैं। ये लोग सच कह रही है, इन्होंने सच में नदी के अंदर खेती कर ली है। अरे बहुओं, क्या ये हम दूसरे किसान भी कर सकते हैं? हाँ मुखिया जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम गांव वालों को सिखा देंगे, बस कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। गांव के कुछ किसान आगे आकर इकट्ठा होते हैं और सीखने की इच्छा जताते हैं। अरे आप लोग जल्दी बताइए कि हम नदी के अंदर खेती कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहली बात, हमें बीजों को बचाने के लिए जाल लगाना पड़ेगा ताकि मछलियाँ उन्हें खा ना सके। दूसरी बात, नदी की जमीन उपजाऊ है लेकिन उसमें गोबर और पोषक तत्व मिलाने पड़ेंगे ताकि फसल जल्दी उग सके। तीसरी बात, जब छोटी फसल उगने लगे तो उन्हें छोटी छोटी पन्नियों से ढकना पड़ेगा ताकि कीड़े न लगे। लेकिन इन कामों में बहुत समय लगेगा और नदी के अंदर हम इतनी देर तक सांस कैसे रोककर खेती करेंगे? अरे भाई उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं अपने खर्चे पर आप लोगों के लिए शहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाऊंगा जिसे पहनकर आप लोग आराम से नदी के अंदर खेती कर पाएंगे। सरपंच और हरीलाल अपने खर्चे पर शहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाते हैं। किसान और बहुएं उन्हें पहनकर नदी में उतरती हैं। आप लोग सबसे पहले एक कतार में बीज बोना शुरू कीजिए, तब तक बाहर जाल तैयार हो रहे हैं। बीज बोने के बाद हम ऊपर से जाल लगा देंगे। अरे भाई ठीक है सेजल बेटी, हम समझ गए। गांव के सभी किसान मिलकर नदी की तलहटी में एक कतार में अलग अलग सब्जियों के बीज बोते हैं और बेलों की मोटी जाल से उन्हें ढक देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और नदी के अंदर हरी भरी सब्जियां लहराने लगती हैं। शारदा, रामलाल, तुम्हारी बहुएं सच में बहुत जुगाड़ू हैं। उनके जुगाड़ू और किसानों की मेहनत से हमारे गांव में जहां कभी टमाटर नहीं उगते थे वहां आज गाड़ी भर के टमाटर हैं। मैं इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा और पैसे सबको बराबर बांट दूंगा। गांव वाले दिन रात मेहनत करते हैं और नदी के अंदर खेती बढ़ती रहती है और धीरे धीरे सभी किसान विश्वजीत को किश्तों में पैसे देने लगते हैं। मेरा प्लान चौपट नहीं हो सकता। इन किसानों के पास पैसे कमाने का एकमात्र जरिया इनकी खेती है, जो मैंने गांव में नहर बनने के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दी है। फिर इन किसानों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? मालिक, ये किसान रोज नदी किनारे जा रहे हैं और पूरा दिन वहीं रहते हैं। लगता है वहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब तक बताया क्यों नहीं बेवकूफ? चलो नदी के पास। विश्वजीत अपने आदमियों के साथ नदी किनारे पहुंचता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। ये कैसे हो सकता है? टोकरियां भरकर टमाटर, बैंगन, भिंडी ये लोग नदी के अंदर से कैसे निकाल रहे हैं? लगता है इन्होंने नदी के अंदर खेती कर ली है। बहु सब्जी तो ठीक है लेकिन हमें अनाज की भी जरूरत है। इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्या? बिल्कुल है मुखिया जी, हमारे पास काफी खाली नारियल के खोल हैं। हम उनमें मिट्टी भरकर बांस के ढांचे पर लगाएंगे और उसमें चावल के बीज बोएंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं बांस से एक बड़ा ढांचा बनाती हैं और उसे नदी में उतरकर नारियल के खोलों में मिट्टी भरकर चावल के बीज लगाकर ढांचे में रख देती हैं। क्या इससे चावल की खेती हो जाएगी? हाँ सरपंच जी, चावल तो पानी में ही उगता है। चावल पानी में खराब ना हो इसलिए हमने ये जुगाड़ लगाया है और इस खेती में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत नहीं है। ये लोग अगर ऐसे ही सफल होते रहे तो मेरी पूरी प्लानिंग का सत्यानाश हो जाएगा। आज रात ही इनकी फसल बर्बाद करनी होगी। हम नदी में जहरीली केमिकल मिला देंगे, इनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। अरे बेवकूफ, ये नदी है कोई तालाब नहीं है। नदी की सारी मछलियां भी मर जाएंगी और दूसरे गांव के लोग भी। तो मालिक हम क्या करें? 10 पिराना मछलियां लेकर आओ और उन्हें नदी में छोड़ दो। कोई भी नदी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा और पिराना मछलियां इनकी फसल भी खा जाएंगी। रात के अंधेरे में विश्वजीत के आदमी 10 पिराना मछलियां लेकर आते हैं और चुपके से नदी में छोड़ देते हैं। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगली सुबह पांचों जुगाड़ू बहुएं ऑक्सीजन मास्क पहनकर किसानों के साथ नदी में छलांग लगाती हैं। ये क्या? ये किस तरह की मछलियां हमारे जालों में फंसी हुई हैं? इनके दांत कितने नुकीले हैं और देखने में कितने खतरनाक हैं। ये तो इस नदी की मछलियां नहीं है। ऐसा लगता है ये मछलियां अभी नोच खा जाएंगी। पांचों जुगाड़ू बहुओं के बनाए बेल के मोटे जाल में पिराना मछलियां फंसी होती हैं और उनके नोकीले दांत जालों के अंदर कसकर उलझे होते हैं। बहू, ये पिराना मछलियां हैं, ये बहुत खतरनाक होती है। जल्दी नदी से बाहर निकलो। सरपंच, मुखिया और पांचों जुगाड़ू बहुएं तुरंत नदी से बाहर निकलती हैं। आप लोग घबराइए मत, वो मछलियां हमारी मोटी बेलों के जाल में बुरी तरह फंसी हैं। उनके नोकीले दांत बेलों के अंदर घुस गए हैं। अब बस हमें जाल निकाला है, मछलियां अपने आप निकल जाएंगी। पांचों जुगाड़ू बहुएं एक बार फिर नदी में छलांग लगाती हैं और अपनी बेलों से बने मोटे जाल को खींचकर बाहर निकालती हैं। सभी पिराना भी जाल में फंसकर बाहर आ जाती हैं। इतनी खतरनाक मछलियां हमारी नदी की खेती में कहां से आईं? अरे मुझे तो लगता है इन्हें किसी ने जानबूझकर हमारी नदी में डाला है। अच्छा हुआ ये हमारे जुगाड़ू जाल में फंस गई, वरना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। नालायक, कोई काम तुमसे नहीं होता। पहले नहीं देख सकते थे कि नदी में इन्होंने जाल बिछाए हैं। अब इन्हें पता चल गया है कि कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है। गधे कहीं के। इतना कहकर विश्वजीत अपने आदमियों को गुस्से में डांटने लगता है, जिसे पांचों जुगाड़ू बहुओं की नजर विश्वजीत पर पड़ती है। वो लीज ट्रेनर विश्वजीत यहाँ क्या कर रहा है? सरपंच जी, मुझे लगता है विश्वजीत ने ही हमारी नदी में पिराना छोड़ी है। अगर ऐसी बात है तो अभी पकड़ते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुओं के पति गांव वालों के साथ विश्वजीत और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं और नदी से निकाली हुई पिराना मछलियों के सामने एक पेड़ से बांध देते हैं। विश्वजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सच सच बताओ, वरना देख रहे हो इन पिराना मछलियों को एक झटके में तुम्हें नोच कर खा जाएंगी।
नहीं नहीं, इन पिराना को मुझसे दूर रखो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अंकल जल्दी जल्दी सच बताओ, वरना ये पिराना उठाकर आपके पेंट में डाल दूंगा। अरे नहीं बच्चे, ऐसा मत करो, मैं सब सच बताता हूँ। मैंने ही पिराना मछलियों को तुम्हारी नदी में खेती खराब करने के लिए छोड़ा है, मुझे माफ कर दो। सच बता, क्या तूने किसी किसान को बताया था कि जिन कागजों पर तू उनके साइन ले रहा है उन पर क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैंने धोखे से सारे किसानों को झूठ कहा था। और तूने ये क्यों किया? मैं सभी किसानों की जमीन हड़प कर यहाँ फैक्ट्री बनवाना चाहता था, इसलिए मैंने ही गांव के नहर के प्रोजेक्ट को भी रुकवाया है। मुझे माफ कर दो, मैं सभी किसानों की जमीन वापस कर दूंगा। जमीन तो तुझे वापस करनी पड़ेगी, पर किसानों को तूने परेशान करने के बदले तुझे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। पांचों जुगाड़ू बहुओं के पति विश्वजीत और उसके आदमियों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और एक पिराना मछली उनके पीछे छोड़ दी जाती है। विश्वजीत और उसके आदमी जान बचाने के लिए नदी में इधर उधर तैरने लगते हैं। सरपंच जी, आप जल्दी हमारे गांव के सरकारी दफ्तर जाइए और हमारे गांव में नहर बनने का प्रोजेक्ट पास करवाइए। सरपंच और मुखिया सरकारी दफ्तर जाते हैं और कुछ ही दिनों में नदी से गांव तक नहर बन जाता है। वहीं पांचों जुगाड़ू बहुओं के नदी के अंदर बनाए घर, रसोई और खेती को देखकर सरकार उनकी मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें इनाम देती है और अब पांचों जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ से सूखा पड़ा गांव हरियाली खुशहाली से भर जाता है।